हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ब्रजेश मिश्रा बेसिक पॉइंट विद ब्रजेश चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज समास की क्लास लेकर आया हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए बिना देरी करते हुए आज इस समास की जो क्लास लेकर आया हूं इसकी शुरुआत करता हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे समास की परिभाषा की कि समास की परिभाषा क्या होती है। तो आइए, समास जो है दो शब्दों से मिलकर बनता है। समास कितने शब्दों से मिलकर बनता है? दो शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द होता है। अर्थात इसका क्या मतलब है कि दो अर्थ वाले शब्द जब एक में मिलते हैं तो एक तीसरे अर्थ पूर्ण अर्थ वाले शब्द का निर्माण करते हैं, वही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। जैसे हम बात करेंगे, यहाँ पे चंद्र एक शब्द है और मुख एक शब्द है, दोनों मिलकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। किसका? चंद्रमुखी का। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे गगनचुंबी की, तो गगन एक शब्द है और चुंबी एक शब्द है, दोनों मिलकर गगनचुंबी एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। आइए अभी हम बात करते हैं कि सामासिक शब्द या समस्त पद क्या कहलाता है। तो दो शब्दों को एक साथ जोड़कर अर्थपूर्ण शब्द ही समस्त पद कहलाता है। तो हम बात कर लेते हैं अभी समास विग्रह की। तो सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। और अभी हम इसी के साथ बात करते हैं पूर्व पद की। तो सामासिक शब्द का पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। पूर्व माने पहले का पद, पूर्व माने पहला, यानी कि पूर्व पद माने पहला पद। तो सामासिक शब्द का पहला पद क्या कहलाता है? पूर्व पद कहलाता है। और वहीं हम अगर बात करेंगे उत्तर पद की, तो सामासिक शब्द के बाद का पद क्या कहलाता है? उत्तर पद कहलाता है। और अगर हम प्रधान की बात करेंगे तो ज़्यादा अर्थ जो दे उसको हम प्रधान पद कहते हैं। वहीं अगर गौड़ की बात करेंगे तो जो कम अर्थ दे उसको हम गौण पद कहते हैं। जैसे हम भी बात करते हैं कि चंद्रमुखी की, कि चंद्रमुखी में कौन क्या है। तो चंद्रमुखी में पूर्व पद क्या है? चंद्र है। एक मिनट दोस्तों, अगर चंद्रमुखी की बात करेंगे तो चंद्रमुखी में चंद्र जो है यह पूर्व पद है, यानी कि ये। और अगर वहीं हम मुखी की बात करेंगे तो यह क्या है? उत्तर पद है। उत्तर पद कौन सा है? मुखी। मुखी कौन सा है? उत्तर पद है। अगर वहीं हम बात करेंगे प्रधान की, इसमें प्रधान पद कौन सा है? तो जो मुखी है या मुख जिसको हम कहते हैं तो यह प्रधान पद है। वहीं अगर गौड़ की बात करेंगे तो चंद्र गौड़ है। आइए अभी हम आगे बात कर लेते हैं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम समास की प्रकार की बात करें तो प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार की होती है और कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं कि समास के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो नंबर 1, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। वहीं अगर हम तत्पुरुष समास की बात करें कि तत्पुरुष समास में, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? कर्मधारय, और दूसरा द्विगु समास होता है। ये दोनों तत्पुरुष समास के ही भेद हैं। वहीं अगर हम तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा द्वंद्व समास होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? तो द्वंद्व समास में होते हैं। दोनों पद प्रधान किस समास में होते हैं? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि दोनों पद अप्रधान कहाँ होते हैं, तो वह बहुब्रीहि समास में होते हैं। तो प्रधानता के आधार पर कौन कौन से समास होते हैं? तो 4 समास होते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 अव्ययी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास और नंबर 4 बहुब्रीहि समास होता है। लेकिन तत्पुरुष समास के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है कर्मधारय और नंबर 2 द्विगु समास होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और उत्तर पद ही प्रधान होता है कर्मधारय में भी, और द्विगु समास में भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। तो आइए अभी हम बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास की कि अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहचान की। तो जहाँ भी उपसर्ग वाले पद शब्द आए पहले, वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। उपसर्ग जैसे कि आ हुआ, ये सभी क्या होते हैं? प्रति हुआ, यथा हुआ, ये सभी क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं। और प्रथम पद जहाँ पे प्रधान हो, ये जो उपसर्ग होते हैं ये प्रधान भी होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि
जो है उपसर्ग वाला पद जो है वह प्रधान होता है। पूर्व पद की अगर हम बात करें तो यह छोटा होता है परंतु ज़्यादा अर्थ वाला होता है, यानी कि प्रधान होता है। समान अर्थ वाले दो शब्द जहाँ भी आए वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। समान शब्द का क्या मतलब होता है? जैसे रातों रात, रातों, एक मिनट, रातों रात अगर हम बात करेंगे कि रातों रात में कौन सा समास है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास है, चूंकि रात रात का 2 बार रिपीटेशन हुआ है। आइए हम बात करते हैं विभाव समास के उदाहरणों की कि कौन कौन से, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्त, आमरण, भरपेट, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, यथाक्रम। हमने आपको बताया था कि जहाँ भी जो है पूर्व पद जो है वह उपसर्ग हो वहाँ पे कौन सा समास होता है, तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। तो वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रति जो है या उपसर्ग है, यथा उपसर्ग है, आ जो है या उपसर्ग है, भर जो है या उपसर्ग है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शब्द का रिपीटेशन हुआ है, हाथों हाथ, रातों रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, और यथा, यथा भी एक उपसर्ग है और क्रम एक शब्द है। तो अभी हम बात कर लेते हैं द्विगु समास की कि द्विगु समास में क्या है। तो इसकी पहचान की सबसे हम पहले बात करेंगे कि उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब क्या होता है कि बाद वाला पद या बाद वाला शब्द क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे हम बात करते हैं, और पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण या आप कह सकते हैं जो सबसे आसान तरीका है पहचानने का, तो ये है कि जहाँ भी पहला पद संख्यावाची आएगा वहाँ पे कौन सा समास होगा, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। जहाँ भी आपको संख्या लगे सबसे पहले कि हाँ यहाँ पे संख्या है, तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अभी हम जैसे बात कर लेते हैं, उदाहरण दिखाते हैं हम आपको। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तिराहा यानी कि 3 राह, नवरात्र, नवरात, सब में आपको पहले क्या संख्या निकल के आएगी, जैसे 3, 9, 2, पंच माने 5, शताब्दी माने 100, ऐसे ही आपको निकल के सामने आएगा। जैसे चौमासा आप देख सकते 4 मास, नवग्रह, सप्ताह माने 7 सप्ताहों का समूह। तो आपको जहाँ भी पहले संख्या नजर आए वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। जैसे तिराहा का अगर हम विग्रह करेंगे, 3 राहों का समाहार या समूह क्या होता है? तिराहा होता है। वहीं नवरात्र की अगर हम बात करेंगे, नवरात्रों का समूह। दोपहर की बात करेंगे, दोपहरों का समूह दोपहर होता है। पंचवटी की अगर हम बात करेंगे, 5 वट यानी कि वृक्ष, 5 वृक्षों का समाहार या समूह क्या होता है? पंचवटी होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं शताब्दी की, तो 100 अब्दों, अब्द माने क्या होता है? वर्ष। ये आप याद रखिएगा कि अब्द क्या मतलब क्या होता है, तो अब्द का मतलब वर्ष होता है। 100 अब्दों का समूह क्या होता है, तो 100 अब्दों का समूह क्या हो जाता है? शताब्दी हो जाता है। और यहीं हम बात करेंगे चौमासा की, 4 मासों का समूह क्या होता है? चौमासा होता है। नवग्रह की बात करें, 9 ग्रहों का समूह नवग्रह, और 7 दिनों का समूह क्या हो जाता है? सप्ताह हो जाता है। तो जहाँ भी आपको सबसे पहले संख्या नजर आए वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। आइए अभी हम बात करते हैं द्वंद्व समास की कि द्वंद्व समास के क्या क्या उदाहरण हैं या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द्वंद्व समास की पहचान की। द्वंद्व समास का पहचान क्या होता है? जहाँ भी दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। यानी कि कोई भी पद प्रधान वो अप्रधान नहीं होता है। दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। किस समास में? द्वंद्व समास में। और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग लगभग किया जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं समास विग्रह की कि समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच कौन सा किसका प्रयोग किया जाता है? और हुआ या अथवा का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं कि द्वंद्व समास में जो भी दोनों आते हैं दोनों पद प्रधान, वो लगभग हमेशा एक साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे कि कभी भी आप बोले पेरेंट के स्थान पे जब आप भी आप प्रयोग करेंगे तो वहाँ पे माता पिता बोलेंगे, चाचा चाची बोलेंगे, दादा दादी बोलेंगे। तो यहाँ सब कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे अभी हम बात कर लेते हैं माता पिता की, तो माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। तो माता पिता, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो माता और पिता, हमने आपको बताया था कि जब इसका हम विग्रह करेंगे तो वहाँ पे और अथवा या का प्रयोग करते हैं। जैसे सुख दुख हुआ, सुख और दुख। वहीं भाई बहन की बात करते हैं तो भाई और बहन। तो ये सभी इन सब में कौन सा समास है? तो इन सब में द्वंद्व समास है।
और आप देख सकते हैं भाई और बहन दोनों क्या है, प्रधान शब्द हैं। सब्जी रोटी में आप कोई बता सकते हैं कि इसमें कौन कोई अप्रधान शब्द है, क्योंकि दोनों प्रधान हैं, रोटी और सब्जी। किसमें तोड़ते हैं, हमने आपको बताया था कि जब भी उसका विग्रह करेंगे तो वहाँ पे और या अथवा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपना पराया की अगर बात करते हैं तो अपना या पराया, लाभ हानि की बात करेंगे तो लाभ या हानि। आइए अभी हम बात कर लेते हैं कर्मधारय समास की, कि कर्मधारय समास में क्या है। तो इसकी हम सबसे पहले बात करेंगे पहचान की। तो इसमें उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में कौन सा शब्द प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। वहीं अगर हम बात करेंगे कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि जो पहला पद होता है वह दूसरे पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है। इसीलिए पूर्व पद को विशेषण, पूर्व पद को क्या कहते हैं, विशेषण, और उत्तर पद को विशेष कहते हैं। क्योंकि थोड़ा इसको आप आगे चल के अच्छे से जानेंगे, लेकिन वैसे आप जान लीजिए कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष कहते हैं, और जिस शब्द से बताई जाए उसको हम विशेषण कहते हैं। अभी हम ये बात कर लेते हैं, जैसे कि नीलांबर में नीलकमल में देख लेते हैं कि नीलकमल में कौन सा विशेषण है और कौन सा विशेष है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीलकमल में जो कमल है वह विशेष है और नीला जो है यह विशेषण है। तो विशेषण के द्वारा क्या जो होता है, किसी भी वस्तु या स्थान का क्या बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है। जैसे कि कमल है या विशेष है, तो कमल कैसा है, तो नीला है। तो आप देख सकते हैं, तो नीला है, पीला है, लाल है, अगर ऐसा कुछ भी आता है तो वहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि इसी शब्द के द्वारा क्या होता है, विशेषता बताई जाती है। जहाँ भी किसी भी शब्द की विशेषता बताई जाएगी वहाँ पे कौन सा समास होगा, तो वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि कर्मधारय समास में उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कमल जो है या उत्तर पद है और यही जो है प्रधान है। क्योंकि इसी की तो विशेषता हम बता रहे हैं कि कमल कैसा है, नीला है। अभी हम वही बात करेंगे पीताम्बर की। तो पीला वस्त्र, अंबर माने क्या होता है, वस्त्र हो जाता है। तो ये पर्यायवाची भी है, तो इसको हम भी आगे बात करेंगे पर्यायवाची की। आपको लेकिन बता दें, पीला अंबर, पीला वस्त्र, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, वस्त्र की, कि वस्त्र कैसा है, पीला है। वहीं अभी हम बात करते हैं कनकलता की, कि कनकलता में कौन सा समास है, तो कनकलता में कर्मधारय समास है। क्योंकि यहाँ पे लता की विशेषता बताई जा रही है कि कनक के समान लता, किसके समान लता, कनक के समान। मृग नयनी की बात करेंगे तो नयन किसके समान नयनों वाली, मृग के समान, किसके समान, मृग के समान। वहीं कमल नयन की अगर हम बात करेंगे तो किसके समान नयन, तो कमल के समान नयन। अगर वहीं नवयुवक की बात करेंगे तो नया युवक यानी कि नवयुवक। तो यहाँ सब कौन सा समास हो जाएगा, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा कर्मधारय समास में क्या होता है कि उत्तर पद की विशेषता बताई जाती है। अभी हम आइए बात कर लेते हैं कि बहुब्रीहि समास की। नहीं तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और हम बात करेंगे फिर कल नए सेशन में कि बहुब्रीहि समास के क्या क्या हैं, आपको दिखा सकते हैं कि इतना भी और है। इसके बाद में समास खत्म हो जाएगा। तो हम बात करते हैं, आप इतना एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, आप सभी को याद हो जाएगा। कल इसकी क्लास हम पुनः स्टार्ट करेंगे, जो कि समास का दूसरा क्लास होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।